कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहां पर रियो स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट कर रहता। अब आगे कंकाल दानव उस क्षण रियो की ओर दौड़ा। रियो अजनबियों के शब्दों से चकित था जिन्होंने कहा था कि खिलाड़ी तेजी से स्तर बढ़ा सकते हैं। रियो ने सुझाव दिया कि यह उन्हें जल्द से जल्द मारने के लिए बनाया गया था। अपने विचारों में खोए हुए उसने सोचा कि क्या वहां जीवित रहना भी संभव था। नरक कुत्तों के बोने जबड़े को देखकर रियो समझ नहीं पाया। रियो ने मुस्कुरा और रियो ने नोट किया कि इस सारे समय के दौरान उसने इस खेल में भाग लेने वाले लोगों के सिलहूट को देखना अनुकूलित कर लिया था। रहस्यमय आवाज ने कहा कि सभी आवश्यक निर्देश उन्हें दे दिए गए थे, ये कहते हुए कि वे कुर्सी की दुनिया के 5वें सिमुलेशन में आगे बढ़ रहे थे। रियो के खिंचाव पर अजनबी चकित था कि यह पहले से ही 5वां था, ये पूछते हुए कि क्या उसे इसकी आदत हो गई थी। रहस्यमय आवाज ने नोट किया कि सिमुलेशन में आमतौर पर लंबा समय लगता है, यही कारण है कि इसे साफ करने की आवश्यकता होती है। रहस्यमय आवाज ने कहा कि इस बार ये बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के लिए होगा। अचानक एक अजनबी के सिलहूट ने अपने कमरे की सीमाओं के भीतर कुछ खोजा। अज्ञात कलाकृतियों के पास जाते हुए उसने अनुमान लगाया कि यह एक सिमुलेशन था, ये देखते हुए कि वह इसके बारे में भूल गया था। दस्तावेज को अपने हाथों में लेते हुए अजनबी ने सुझाव दिया कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई थी या उसे वो पसंद नहीं आई थी। उस शीट पर जिसे अजनबी पकड़े हुए था रियो का चेहरा दिखाई दे रहा था। अजनबी ने नोट किया कि वो सिर्रा जा रहा था। अपनी आंखें खोलकर रियो ने खोजा कि उसके घर में क्या था। बिस्तर पर लेटे हुए मुख्य पात्र ने मान लिया कि वो आखिरकार घर लौट आया था। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने सोचा कि लामबंदी के बाद से कितना समय बीत गया था, ये घोषणा करते हुए कि इसके बावजूद वो अभी भी सोएगा। अपनी आंखें खोलकर उसने एक पैनल पाया जो बड़ी संख्या में अधिसूचनाओं के कारण फट रहा था। उस क्षण रियो समझ नहीं सका कि यह इतना शोर क्यों कर रहा था। मुख्य पात्र का हाथ आत्महत्या बटन पर इशारा कर रहा था। अचानक दहशत में उसने फिर से अपनी आंखें खोली। स्तब्ध रियो ने झट से अपना हाथ बटन से हटा लिया, लेकिन जमीन से उठकर मुख्य पात्र ने सोचा कि वो कहाँ था। उसकी निगाह खाई पर पड़ी जो 2 पत्थर की पहाड़ियों के बीच स्थित थी। अपने विचारों में खोए हुए रियो ने बताया कि नरक कुत्तों की 10 साल की पागल हत्याएं बीत चुकी थीं। अपने विचारों को जारी रखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो एक चट्टान से गिर गया था, ये देखते हुए कि इसके बावजूद वो नहीं मरा। मुस्कुराते हुए रियो ने सोचा कि क्या ये अच्छा है या बुरा, ये कहते हुए कि वो फिर से पहले स्तर पर था। अपना सिर पकड़कर रियो अनियंत्रित हिंसक हंसी से अभिभूत हो गया। अपने विचारों में डूबे हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो इस तरह जीना जारी रख सकता है। निराशा के भाव के साथ रियो ने सुझाव दिया कि उसे आखिरकार इस आतंक को समाप्त कर देना चाहिए। अचानक नरक की विशाल भूमि में उसने एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली दहाड़ सुनी। जमीन से उठकर रियो ने नोट किया कि उसने इसके बारे में कई बार सोचा था, ये सुझाव देते हुए कि आत्महत्या की मदद से वो घर लौट सकता है। अपना सिर घुमाते हुए रियो ने कहा कि अगर वो मर भी जाता है तो ये बुरा नहीं होगा, ये कहते हुए कि अभी समय नहीं आया है। नरक के कुत्तों के सिर के ऊपर अपनी लंबी तलवार उठाते हुए रियो ने घोषणा की कि वो एक और को खत्म कर देगा। एक मारे गए नरक राक्षस की खाल रियो की खिड़की पर लटकी हुई थी, जबकि अपने विचारों में उसने कहा कि वहां उसकी उपस्थिति के बाद से 10 साल बीत चुके थे। जिसके बाद रियो ने नोट किया कि अपने 10वें वर्ष में उसने समय का ट्रैक रखना बंद कर दिया था। नरक के कुत्ते की खाल उसके बिस्तर के ठीक ऊपर लटकी हुई थी। अपने विचारों को जारी रखते हुए रियो ने सोचा कि तब से कितने साल बीत चुके हैं। रियो के ठिकाने के प्रवेश द्वार के विपरीत एक राक्षस की मूर्ति खड़ी थी। रियो ने बताया कि नरक के कुत्तों को मारने के बीच में उसे एक शौक भी मिल गया, यह देखते हुए कि उसके पास कम से कम कुछ विविधता थी। राक्षस की मूर्ति के विपरीत रियो की टूटी हुई तलवार का एक हिस्सा था। रियो ने कहा कि वहां जीवित रहना आसान काम नहीं है। अपने हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा लेते हुए रियो ने सावधानी से ब्लेड को साफ करना शुरू कर दिया। रियो ने नोट किया कि यह एक क्रूर वातावरण है जो आलस्य को माफ नहीं करता है। एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हथियार अपने सिर के ऊपर उठाते हुए रियो ने घोषणा की कि यह अब वास्तविकता है। अपनी पीठ के पीछे तलवार को ठीक करते हुए रियो ने घोषणा की कि यह उसकी वास्तविकता थी। रियो के घर की छत के ऊपर नरक के कुत्ते की हड्डी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। अपने विचारों में रियो ने कहा कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। मुस्कुराते हुए उसने नोट किया कि उसके दिन व्यस्त हैं, ये कहते हुए कि वह सब कर रहा है जो वह कर सकता है। अपने आश्रय के सामने खड़े होकर रियो ने कहा कि चूंकि इन पहाड़ों में कोई नहीं था इसलिए वह अपना देश बना सकता है। रियो ने नोट किया कि उसने घर से शुरुआत की, ये कहते हुए कि उसके दिन चिंताओं से भरे थे। अचानक उस पर एक विशाल आकार के नरक के कुत्ते ने हमला कर दिया। रियो ने बताया कि उसका गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। उसे देखकर रियो सदमे में पड़ गया। नरक के राक्षस का पंजा बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। रियो नरक के कुत्ते के शक्तिशाली हमले को रोकने में कामयाब रहा। अपने दांत पीसते हुए राक्षस एक ही स्थिति में जम गया। उसके प्रभाव को देखकर धूल उड़ गई। अचानक स्तब्ध नरक के कुत्ते ने पाया कि उसने अपना पंजा खो दिया है। अपने आश्रय के मलबे के सामने खड़े होकर रियो ने कहा कि उसने इस घर को 3 साल में बनाया था। गुस्से से पागल रियो ने कहा कि उसने इसे अपने हाथों से बनाया है, ये देखते हुए कि ये बड़ा नहीं था।
जिसके बाद उसने सोचा कि क्या उसे इस बार एक महल बनाना चाहिए। अविश्वसनीय रूप से चिढ़कर रियो ने घोषणा की कि वो इसे नरक के कुत्ते की हड्डियों से बनाएगा। ये सुनकर डरे हुए राक्षस ने एक भयानक दहाड़ निकाली। रियो ने कहा कि हाल ही में इस विशालकाय से छोटे राक्षस नहीं दिखे हैं, ये देखते हुए कि उसकी तरह के मांस का बिल्कुल कोई स्वाद नहीं है। ये कहते हुए कि वे बहुत शोर करते हैं। जमीन से धक्का देकर नरक का कुत्ता हवा में लटक गया। रियो ने नोट किया कि अपने आकार के बावजूद वो तेजी से दौड़ता है। क्रोधित राक्षस के मुंह से आग की लपटें दिखाई दे रही थीं, जबकि अपने विचारों में रियो ने कहा कि शिकार के दौरान उसने उनकी सभी चालें सीख ली थीं। रियो ने नोट किया कि लड़ाई की शुरुआत में राक्षस ने उस पर हाथापाई में हमला करने की कोशिश की थी। अपने मुंह को पूरी ताकत से खोलकर नरक के कुत्ते ने शैतानी सांस की क्षमता का इस्तेमाल किया। बनाई गई तकनीक को देखकर रियो भ्रमित हो गया। तकनीक के साथ आने वाली शक्तिशाली आभा के प्रवाह का अवलोकन करते हुए रियो चकित हो गया कि राक्षस तुरंत इसका उपयोग कर रहा था। हवा में लटके हुए नरक के कुत्ते ने रियो पर हमला करना जारी रखा। क्रोधित राक्षस की तकनीक के साथ हमले के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली बवंडर बन गया। एक कदम आगे बढ़ाते ही नरक का कुत्ता एक ही जगह पर जम गया। प्रभाव के दृश्य को देखकर राक्षस ने आगे की कार्रवाई की उम्मीद की। कुछ देखकर उसने फिर से अपने दांत दिखाए। वार को रोकने के लिए अपने हाथों को मोड़कर रियो एक ही जगह पर जम गया। उसने नोट किया कि इस हमले का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये कहते हुए कि इसे टालना असंभव है। जिसके बाद रियो ने कहा कि इसके बावजूद यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप इसका सामना कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए रियो ने अपना हथियार पकड़ लिया। क्रुद्ध रियो ने कहा कि राक्षस ने उसके बालों के सिरे जला दिए, ये देखते हुए कि वहां कोई नाई नहीं था। अचानक क्रोधित राक्षस ने अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र जादुई मोहरों से ढक गया। जबकि अपने विचारों में रियो ने कहा कि जब दुश्मन निराशा में होता है तो वो विभिन्न प्रकार के जादू का उपयोग करना शुरू कर देता है, बिजली, आग, प्रकाश आदि का उदाहरण देते हुए। सोचते हुए रियो ने नोट किया कि ऐसा जादू काफी तेज और दर्दनाक था। अपनी तलवार से अपने शरीर को ढालते हुए रियो ने अपना बचाव करने की तैयारी की। क्रोधित नरक के कुत्ते ने रियो को हराने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया। मुख्य पात्र ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए पृथ्वी का उपयोग करता है। रियो के चारों ओर 2 मिट्टी की दीवारें बन गईं। जमीन से धक्का देकर मुख्य पात्र नरक के कुत्ते की ओर दौड़ा, ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए अब जाने का समय आ गया है। बिजली की गति से उसने राक्षस को पीछे छोड़ दिया, उसके पंजों का एक हिस्सा काट दिया। अचानक रियो का चेहरा अविश्वसनीय डर से भर गया। अकल्पनीय गति से मुख्य पात्र नरक के कुत्ते के मुंह की ओर गिरने लगा। अपने विचारों में रियो ने नोट किया कि उसमें अभी भी तलवार कौशल की कमी है। अचानक मुख्य पात्र ने स्तब्ध राक्षस को जबड़े में लात मारी। रियो ने बताया कि उसका स्तर नहीं बढ़ा और उसकी क्षमताएं नहीं जोड़ी गईं। एमसी का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया, जिसके बाद रायू ने वार करने की तैयारी की। सोचते हुए रायू ने कहा कि यदि आप तकनीकों को सैकड़ों हजारों बार दोहराते हैं। अकल्पनीय गति से मुख्य पात्र नरक के शिकारी की ओर दौड़ा। राक्षस के ऊपर मंडराते हुए रियो ने एक ऊर्ध्वाधर वार किया, जिसके बाद अपने हथियार को अपने कंधे पर रखते हुए रियो ने नोट किया कि वो आज फिर जीवित बच गया। एमसी की छवि को देखकर एक रहस्यमय आवाज ने थेल्हा रत्ना में जाने की प्रक्रिया की घोषणा की। रहस्यमय आवाज ने नोट किया कि उसने उसे देखा जिसमें त्रुटि थी। भयभीत होकर उसने सोचा कि रियो अभी भी वहां क्यों था, जिसके बाद उसे थेल्हा रत्ना याद आया। एक निश्चित कलाकृति को अपने हाथों में पकड़े हुए एक रहस्यमय आवाज ने कहा कि वो अब चेरिन आर्टा के 5वें सिमुलेशन पर काम कर रहा है, ये कहते हुए कि उससे पहले चौथा आर्टा था। अपना सिर पकड़कर क्रोधित अजनबी ने घोषणा की कि 0 आर्टा तीसरा था। वो इस तथ्य से चकित था कि ये था। 22 साल पहले घुटने टेकते हुए अजनबी ने नोट किया कि ये एक बड़ी समस्या थी और उसके पास कोई बहाना नहीं था। अजनबी समझ गया कि एमसी को मारना भी असंभव था। फिर उसे क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए उसके चेहरे के सामने एक पैनल दिखाई दिया, जिसमें रियो की वर्तमान स्थिति की सूचना दी गई थी। स्तब्ध अजनबी समझ नहीं सका कि एमसी इन 22 वर्षों तक चौथे स्तर पर कैसे जीवित रहा। उसने नोट किया कि रियो के कौशल और क्षमताएं भी बहुत खराब स्तर पर थीं। अजनबी को यकीन था कि इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसके पास एक तरीका है। नरक की भूमि के रात के आकाश में राख के कण दिखाई दे रहे थे, जो हवा में उड़ रहे थे। पराजित नरक के कुत्तों के एक हिस्से पर बैठे एमसी ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाने की कोशिश की। पीछे हटे रियो ने नोट किया कि वह फिर से चौथे स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद उसकी निगाह विशेषताओं वाली स्क्रीन पर पड़ी। अपने विचारों में रियो ने बताया कि उसका एक अतिरिक्त दर्जा खुल गया था। स्थिति स्क्रीन को देखते हुए एमसी ने अपने आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए रियो ने सोचा कि वो कितना मजबूत हो गया था। व्यथित होकर उसने नोट किया कि उसका स्तर अभी भी 4 था। अविश्वसनीय उदासी के कारण अपना सिर झुकाते हुए रियो ने कहा कि वो कुछ स्वादिष्ट खाना और किसी से मिलना चाहेगा। अपने विचारों में खोए हुए उसने सोचा कि उसे और कितने समय तक इस तरह जीना चाहिए। एक छोटी सी छड़ी का उपयोग करके एमसी ने जमीन पर अपना घर बनाया। अपने विचारों को जारी रखते हुए रियो ने कहा कि अगर वो जीवित रहता है। मुस्कुराते हुए एमसी ने नोट किया कि किसी दिन वो वहां से निकल पाएगा।
ये कहते हुए कि उसे सकारात्मक सोचने की जरूरत है। अचानक आकाश में एक रहस्यमय जादुई वस्तु बनने लगी। उसे देखकर रियो स्तब्ध रह गया। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अजनबी ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो समस्याएं आ सकती हैं। सिस्टम ने एमसी को सूचित किया कि थेल्हा रथना की तैयारी पूरी हो गई थी। स्तब्ध रियो को देखकर जिसने अपना सिर उठाया, अजनबी ने नोट किया कि वो उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड को नष्ट करने में सक्षम होगा। अजनबी को यकीन था कि रत्ना महाद्वीप पर चौथे स्तर के साथ एमसी जल्दी मर जाएगा। अचानक नरक की विशाल भूमि में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने पृथ्वी की सतह को नष्ट कर दिया। चौंका हुआ रियो ऊपर की ओर खिंचने लगा। डरा हुआ वो समझ नहीं सका कि ये क्या था। अजनबी ने एमसी को नई भूमि में मरने के लिए कहा। विस्मय से भरे चेहरे के साथ रियो एक ही स्थिति में जम गया। विशाल जादुई घन विघटित होने लगा। एक रहस्यमय आवाज ने घोषणा की कि खिलाड़ी जादुई घन में जा रहा है। अपना परिवर्तन पूरा करते हुए एक गेंद में बदल गया। दिन का समय। आकाश धीरे धीरे भूरे बादलों से घिर गया। अचानक आकाश में शक्तिशाली बिजली चमकी और जंगल के बीचों बीच गिरी। उसी क्षण एक ड्रैगन गुफा की गहराई में आराम कर रहा था। अपनी आंखें खोलकर उसने ध्यान दिया कि वे अभी भी उसे निराश करते हैं। अपने पंखों को खोलते हुए ड्रैगन ने दूसरे लोक के एक दयनीय कीड़े के बारे में बताया। उसके आश्रय की गहराई में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई दे रहे थे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।